ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट वालों के है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट टू के अंदर ये नए टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोग पहले टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला आता है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को या अपनी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर देना। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब हुआ कि कम रिसोर्स लगे, कम इलेक्ट्रिसिटी लगे, कम वहां पर चीजें इन्वॉल्व हो, लेबर कम लगे, तो ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो गई। अब ऑप्टिमाइज होने से फायदे क्या होते हैं भाई? देखिए, रिसोर्स बचेंगे, कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा और कंपनी की एक तरीके से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी है। तो ये सारी चीजें कहां पर आती है? रेशनलाइजेशन के अंदर में आती हैं। अगला है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक और मशीन दोनों का मिलाप क्या हो गया? ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप लोग मशीन्स के जरिए ऑपरेशंस को थोड़ा ऑटोमेट कर दे, मतलब अब उसमें इंसानों की जरूरत ना लगे, मशीन ही सारा काम कर दे। जैसे आज की डेट में कई सारे ऐसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो रोबोट्स को यूज करती हैं, वो ऑटोमेशन का एक बेहतर उदाहरण है। इसके बाद अगला आता है आपका स्टॉक मार्केट और एक होता है कमोडिटी मार्केट। ये दो मार्केट होते हैं, ये नाम सुना होगा आपने। तो स्टॉक मार्केट का क्या मतलब होता है? जहां पर शेयर्स का बाय और सेल करा जाए। ध्यान दीजिए, एक हमको पूरा क्लियर बता रहे हैं। मान लीजिए शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा। कंपनी के अंदर आपका जो हिस्सा है उसे बोलते हैं शेयर बोलते हैं। कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, आप कंपनी ने 10-10 हजार रुपए में सबको बांट दिया, वो 10,000 रुपए एक शेयर है। अगर आपने 10,000 रुपए लगा दिए वहां पर मार्केट में तो आप 10,000 रुपए के मालिक बन गए। यही है शेयर। और जो शेयर मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, यहां पर इसका काम क्या होता है? बाय और सेल करना स्टॉक्स को या शेयर्स को। ठीक है, यहां पर एक काम होता है। और एक है आपका कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है जहां पर आप ट्रेडिशनली जो सामान खरीदते बेचते हो उसे बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। वर्ल्ड कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स ही तो होता है। ठीक है, इकोनॉमी में हम लोग उसको, मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग उसे कमोडिटी बोलते हैं और जनरली जो बिजनेसेस होता है उसमें हम लोग उसको गुड्स बोलते हैं। बात तो उसमें एक ही है। अगला है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? डिपार्टमेंट को बांटना, लोगों को अलग अलग करना, काम बांटना। ये सारा काम कहां होता है? ऑर्गेनाइजिंग का होता है। ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट को भी बांटते हैं, लोगों को काम बताते हैं और फिर लोग उसी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है नए लोगों को लेके आना, उसे बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग में दिक्कत ये आती है कि देखिए, स्टाफिंग में भी लोग आ रहे हैं और अभी हमने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग में भी लोग आ रहे हैं, तो आप कहेंगे तो दोनों में लोग आ रहे हैं, तो अंतर क्या हुआ? जो स्टाफिंग है उसमें नए लोग आ रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग है उसमें नई कंपनी भी खुली हुई है, तो उसमें कुछ इनिशियल पहले आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे ना, उससे ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजिंग के भी कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन पर, मतलब काम को आइडेंटिफाई कर दो और लोगों में बांट दो। ठीक है, अगला डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिपार्टमेंट्स में बांटो। देखिए, डिपार्टमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स का करना हमको बांटना है। हम इसमें थोड़ा ब्रॉड नहीं जा रहे क्योंकि अभी टाइप्स भी पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएंगी चीजें। अगला है आपका असाइनिंग और ड्यूटीज। असाइनिंग का क्या मतलब होता है? सबको काम बता देना, भैया तुम्हारा मैनेजर का काम है, तुम्हारा वर्कर का काम है, तुम्हारा एम्प्लॉय का काम है, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये एक तरीके से क्या है, हमने ड्यूटीज प्रोवाइड करा दिया। अगला है आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है आप सबने काम तो किया, लेकिन रिपोर्ट किसको करोगे? बताओगे किसको? मैनेजर को आके बताओ या अपने हेड को आके बताओ, रिपोर्ट्स को दो, बताओ कि आज इतना काम हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसे ही आप लोग कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या काम किया, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। और वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगला आता है आपका टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला आता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर आप सेम लेवल के लोग होते हो, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, इन सबके मैनेजर हैं अगर, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ओके, इसके बाद अगला आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पर जैसे मैनेजर भी हैं हर डिपार्टमेंट के और उनके अंदर के जो वर्कर हैं वो भी हैं, तो ये एक तरीके से क्या हो गया? लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद अगला आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पर एक प्रोडक्ट हो और उससे जुड़े हुए कई सारे डिपार्टमेंट हो, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, तो उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग का, मान लीजिए कोई सोप है, तो सोप के अंदर भी प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, फाइनेंस होगा, एचआर होगा, जो इन सबके लिए अलग अलग काम करेगा ना, तो उसे बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिनका काम ही एक है कि कम्युनिकेशन को अच्छे से एस्टैब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन करना, मैनेजमेंट करना, ये किसका काम होता है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है काम। जनरली आपने देखा होगा कि कोई कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट होता है। गूगल का एक उदाहरण आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे गूगल का एक पूरा इकोसिस्टम है।
एम्प्लॉयज़ के लिए गूगल का ये इकोसिस्टम है। तो जो एम्प्लॉयज़ है उनको लगता नहीं है कि वो कहीं बाहर है, वो कंपनी को थोड़ा अपना मानते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें वो कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, मतलब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तभी पूरी गूगल वर्क कर रही है। ओके, अगला है आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, अगर हमको सबको बताना कि भैया अभी माल बिक नहीं रहा है, ज्यादा ना बनाओ, तो ये एक तरीके से क्या है, सबको इंफॉर्मेशन देनी है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सभी को इंफॉर्मेशन देती है, सभी को बताती है और इसी के हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला आ जाता है सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, ये अलग टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग जो टॉप लेवल के लोग होते हैं केवल वही डिसीजन ले, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे हम लोग क्या घर में मम्मी पापा, तो वो एक तरीके से क्या है, सेंट्रलाइजेशन में आएंगे। और हम लोग कौन आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जैसे जो लोकल वर्कर है, ठीक है, झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, ऐसे हम लोग, तो ये एक तरीके से आएंगे डिसेंट्रलाइजेशन में आएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर लोअर लेवल के लोग डिसीजन ले, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल वाले के लोग, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब लोअर लेवल वाले जो लोग हैं वो डिसीजन को लें। इसके बाद अगला आ जाता है डेलीगेशन। क्या होता है, देखिए डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज को दें, मतलब बांटें, तब उससे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। डेलीगेशन में कई सारे एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अगर मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए कि क्लास में बैठे हैं और वहां पर मॉनिटर जो है आपको शांत कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बस मान ही लो कि शांत कराने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरीके से क्या है, वहां पर उसको अथॉरिटी मिली है, पावर मिली है टीचर से, तभी वो कर पा रहा है ना। अगला है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो काम मिला है जो उसको करना है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर हम किसी को काम पकड़ा दें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आएगा। अब अगला आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब जो वो काम कर रहा हो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो, तब उससे क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग के मम्मी लोग बोलती है कि करो तो करो, बाकी तुम लोग जानो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी कर देती है, मतलब वो अकाउंटेबल तुमको कर दिया, तुम जिम्मेदार हो गए उस चीज के। अगला टॉपिक हम लोग का कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो मैनेजर होता है उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो डिसीजन कैसे अपना इफेक्टिव कर सके, मतलब बेहतर डिसीजन कैसे ले सके, उसके लिए सारे प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला आ जाता है आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि अब देखिए सबको काम अगर दिया जाएगा तो उनके क्वालिटी के हिसाब से दिया जाएगा ना। जैसे कोई आदमी अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटेंट का काम आप दोगे, या कोई ऐसा वर्कर है जो मान लीजिए रिपेयरिंग में बहुत बढ़िया है तो आप उसको रिपेयरिंग का काम दोगे। ऐसे ही क्या है, स्पेशलाइजेशन है उसकी, मतलब वो काम उससे बेहतर और किसी को नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि वर्क को हम लोग को डिवाइड करना चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन, एबिलिटी और स्किल को देख के, तब हम लोग का वो वर्क क्या होगा, सही से होगा। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए फंक्शनल डेफिनेशन का मतलब है कि जिसको भी हम लोग को काम बांटना है, मतलब देना है, उसका जो टास्क होना चाहिए वो कंप्लीटली उसको पता हो, मतलब क्लियरली उसको पता हो कि उसकी ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो अथॉरिटी उसकी क्या है, ये उसको पता होना चाहिए और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, ये सारे क्या है, डिपार्टमेंट हैं। अब ये डिपार्टमेंट जो होते हैं अलग अलग बटे होते हैं और इनको क्लियरिटी से पता है कि उनको क्या करना है। प्रोडक्शन वाले को पता है कि उसको माल बनाना है, सेल्स वाले को पता है उसको माल बेचना है, मतलब क्या है, क्लैरिटी है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब देखिए क्या है, अब देखिए जो सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन का क्या मतलब होता है कि जब कोई सुपरवाइजर देखे अपने एम्प्लॉय को कि वो कैसे काम कर रहा है। सेम यहाँ पर यही होता है कि जो मैनेजर है उनको भी कंट्रोल रखना पड़ता है अपने पास, मतलब कंट्रोल का मतलब उनको डिसीजन लेना पड़ता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर। तो यहाँ पर दो तरीके से मतलब यहाँ पर वे दिए गए। पहला आप लोग का है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जब मैनेजर सारे ग्रुप को क्या करे, मैनेज करे सेम टाइम के अंदर, तब उसे क्या बोलते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अब अगर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो इससे फायदा क्या होगा, हमारी जो है कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स कर पाएंगे, कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा और लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। ये सब इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है आप लोग का पॉइंट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का नैरो का मतलब क्या है, छोटा। इसका मतलब क्या करा गया, यहाँ पर एक जैसे ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट को क्या कर दिया गया, कोई भी अथॉरिटी को बांट दिया गया, मतलब पावर को दे दिया गया कि तुम सारे डिसीजन लो। तो यहाँ पर क्या है, ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो वो जो एम्प्लॉय है या वो सबऑर्डिनेट है वो अपने ग्रुप को देखेगा, अपने कुछ 3-4 लोग को देखेगा। पहले क्या था वाइड वाला, वाइड वाले में क्या था कि मैनेजर पूरे होल ग्रुप को देखता है, और नैरो में क्या होता है उस ग्रुप के भी अंदर कोई एक एम्प्लॉय होगा जो अपने ग्रुप को देखेगा। तो इससे क्या बोलते हैं, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं।
अगला पॉइंट है आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई कमांड देना है तो कमांड देने में वो कैसे होगा, टॉप टू बॉटम होगा। मतलब ऊपर से कोई बॉस ऑर्डर देगा और नीचे वाला एम्प्लॉय तक वो काम क्या होगा, एक सीक्वेंस में आएगा। जैसे स्कूल में होता है कि मॉनिटर पहले कहाँ जाएगा, क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर कहाँ जाएंगे, जो ऑफिस वाले सर है उनके पास, ऑफिस वाले सर किसके पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास। मतलब क्या है, ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। ठीक है, इसके बाद अगला है आप लोग का पॉइंट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को एक ही फीडबैक मिलना चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि जो बॉस होता है वो अगर सेम कमांड देगा, मतलब एक आदमी ही कमांड देगा तो आप काम कर लोगे। अगर मल्टीपल लोग आपसे काम कहेंगे तो फिर मुश्किल है आपका काम करना, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का ये कहना है कि कोई भी अगर मान लीजिए हमको इंस्ट्रक्शन देना है तो वो फ्लो कैसे होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बोलेंगे, मार्केटिंग मैनेजर को बोलेंगे। मार्केटिंग मैनेजर ने उसके बाद बोला मीडिया मैनेजर को, मीडिया मैनेजर ने सेल्स पर्सन को कहा कि तुम ऐसे से बिक्री करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टॉप टू बॉटम कमांड क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहा है, लेकिन सीक्वेंस में कर रहा है। ठीक, यहाँ पर एक ही इंसान दूसरे इंसान को क्या दे रहा है, काम दे रहा है, मल्टीपल लीडर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ रेम्युनरेटिंग लेबर। अब यहाँ पे देखिए लेबर को हम लोग को कैसे कैसे पैसे देने चाहिए, मतलब जैसे लेबर होता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, तो उसके तरीके हैं ये। अब देखिए पहला तरीका है आप लोग का टाइम रेट और डे रेट। टाइम रेट और डे रेट का मतलब होता है कि जैसे आप उसको पैसा दीजिए उसके टाइम के हिसाब से, जैसे उसने कितने घंटे काम किया है उस हिसाब से अगर आप पैसा दें तब उससे क्या बोलते हैं, टाइम रेट और डे रेट। ठीक है, दूसरा आप लोग का पीस रेट और पीस वर्क। इसका मतलब ये रहता है कि कितना उसने आउटपुट बनाया, मतलब कितना माल उसने बना लिया है तो उसके हिसाब से आप पैसे दो, उसे क्या बोलते हैं, पीस रेट और पीस वर्क। इसके बाद आता है इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान किस चीज को कंबाइन करके चलता है, टाइम रेट और पीस रेट को कंबाइन करके क्या बना, इंसेंटिव प्लान बना। मतलब कि आप टाइम के हिसाब से भी उसको पैसे दो और जितना उसने ज्यादा बनाया उसके हिसाब से भी पैसे दो। इसके बाद आप लोग का है फेक टाइम रेट मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को उसकी अटेंडेंस के हिसाब से पैसे दें, मतलब वो जितना ज्यादा अवेलेबल हो, जितना ज्यादा वो आता हो काम पर, उसके हिसाब से क्या दिया जाए, उसको पैसा दिया जाए। इसके बाद अगला है स्ट्रेट पीस रेट मेथड। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको हम लोग क्या कर दें, फिक्स्ड रेट दें। मतलब जैसे अगर मान लीजिए उसने 1 यूनिट बनाई तो हमने कह दिया तुमको हम मान लेते 100 रुपए देंगे, तो यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स रेट है कि एक प्रति यूनिट पर उसको कितना रुपया मिलेगा, उससे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पीस रेट मेथड। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर वो कमेटी क्या ले, डिसीजन लेगी या प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये काम दो होते हैं किसके, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के। आपने देखा होगा कि जैसे एक एम्प्लॉय होता है या लेबर होता है, इनके में स्ट्राइक हो जाती है कभी कभी। तो जो स्ट्राइक हो जाती है तो इसमें स्ट्राइक का जो सॉल्व कराने का होता है, मतलब जो भी मैटर होता है वो सॉल्व कराने का होता है, तो कौन कराता है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कराता है। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपको हमने बताया था प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, इन सबके कुछ कुछ लोग कमेटी के अंदर होते हैं, जिससे सारी एक्सपर्टीज और सारी नॉलेज कम से कम कमेटी को होनी चाहिए, तभी तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा और डिसीजन ले पाएगा। और कमेटी है क्या, कमेटी एक प्रकार का ग्रुप है जो कंपनी के अंदर सारे डिसीजंस को और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। अब कमेटी जो होता है, कमेटी के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला है टास्क ओरिएंटेड फोकस। टास्क ओरिएंटेड फोकस का मतलब ये रहता है कि कमेटी को ये क्लियरली पता है, उसको अपने दिमाग में पता है कि उसको क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, कैसे चीजों को एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें उसको पता है। मतलब उसको अपना गोल पता है कि क्या चीज करनी है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आप लोग का एक्सपर्टीज एंड डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि कमेटी के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उनके पास एक्सपर्टीज भी होती है, नॉलेज भी होती है और उनको उस चीज के बारे में पता भी है अच्छा खासा, जिससे वो क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब होता है, अब देखिए पूरी कमेटी एक ग्रुप की तरह काम करती है, मतलब साथ में मिलके सब लोग काम करते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उसके लिए कोई सोल्यूशन को रेकमेंड करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आप लोग का वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उनको ये भी बताना होता है कि कितना टास्क किसको दिया जाएगा। अब देखिए एक्सपर्टीज तो सबको आती है, लेकिन वहां पर काम को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, बांटना पड़ता है। तो वर्कलोड का मतलब यहाँ पर यह है कि काम को आपस में बांट लेना, जिससे काम आसानी से हो। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग का डिसीजन इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उसको मॉनिटर करते हैं कि इसके बाद भी तो कोई
कोई समस्या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो फिर इसको भी रिजॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है आप लोग का रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए कमेटी ने डिसीजन ले लिया, सारे रिपोर्ट तैयार कर ली, अपडेट पूरी ले ली, या जो भी रिकमेंडेशन होता है वो ले लिया, और ये किसको फॉरवर्ड किया? मैनेजमेंट को फॉरवर्ड किया, या जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनको बताया कि हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया है और ये सारी चीजें हुई हैं। इसके बाद अगला आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो व्यापार होते हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म यानी बनाया गया है। सबसे पहला आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब दुकानदार, मतलब अकेला दुकानदार जब बिजनेस को रन करता है, उसके अंदर सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो वहां पर उसकी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और बिजनेस को वो रन करता है, उसके मरने के बाद उसके बिजनेस को कोई नहीं चला सकता। ये सब एक तरीके से क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में आता है। इसका फीचर क्या है? सबसे पहला है आपका इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब आप दुकान अच्छे से डाल भी सकते हो और हटा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती नहीं, तो इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगला है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? यहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपका घर बार भी बिक जाएगा अगर आप बिजनेस को चला रहे हो तो, ठीक है। देखिए यहां पर ये बताने की कोशिश है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब? 1 लाख रुपए है तो 1 लाख लगेगा। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? 1 लाख है तो 1 लाख से ज्यादा भी लग जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड बोलते हैं। तो इसमें कभी कभी होता है कि आपकी पर्सनल असेट्स भी आपको बेचने की नौबत आ जाती है। अगला है आपका सोल रिस्क बियरर। सोल रिस्क बियरर का मतलब होता है कि पहले खुद ही रिस्क को बियर करेगा और साथ ही प्रॉफिट रिसिपेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट भी खुद लेगा वहां पर भी, मतलब खुद रिस्क भी ले रहा है, खुद प्रॉफिट भी कमा रहा है। अगला 100% कंट्रोल, उसका अपनी दुकान पर 100% कंट्रोल है, कोई शेयर होल्डर नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेला मालिक है वो। इसके बाद अगला है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब उसके मरने के बाद बिजनेस को कोई नहीं चला सकता, मतलब वो अगर मर जाएगा तो उसकी दुकान को कौन चलाएगा, ठीक है। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यहां पर इसका फीचर है। अगला आ जाता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस को स्टार्ट करें और रन करें और प्रॉफिट शेयरिंग हिस्से जो होते हैं उनके वो साथ मिलकर काम करें, तब उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। देखिए पार्टनरशिप के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है कि फॉर्मेशन विद पार्टनर, मतलब अगर फॉर्म करना है, बनाना है तो किसी जरिए कराओगे? आप पार्टनर के जरिए बनाओगे इसको। इसके बाद अगला आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है अगर 2 लोग हैं, मान लीजिए पार्टनरशिप में 2 लोग हैं, तो उन दोनों लोग की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी हार्म पहुंच सकता है, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। अगला है आपका रिस्क एंड प्रॉफिट शेयरिंग। रिस्क एंड प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब दोनों लोग आपस में क्या करेंगे? रिस्क और प्रॉफिट शेयर करेंगे, ओके। अगला आपका डिसीजन मेकिंग कंट्रोल बाय पार्टनर, मतलब जो भी वहां पर डिसीजन लिए जाएंगे किसके द्वारा लिए जाएंगे? पार्टनर के द्वारा लिए जाएंगे, और वही दोनों बिजनेस का करेंगे, कंट्रोल करेंगे। पार्टनरशिप जो होती है वो किसी बिजनेस के अंडर में होती है, मतलब इसको हवा में नहीं बोल दिया जाता है कोई 2 लोग आए और पार्टनरशिप में आ गए। कोई भी पार्टनरशिप जो अगर फॉर्मल होती है तो वो किसके अंडर में होती है? पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 में होती है, ठीक, ये तो पहले कंपनी का एक्ट आ गया, और साथ ही पार्टनरशिप किसी बिजनेसेस के अंडर में होती है, कोई बिजनेस के अंडर में आप पार्टनर होगे, ओके। अगला है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है जब 2 कंपनियां आपस में मर्ज हो जाएं, अपने स्टॉक्स को मर्ज कर दें, अपने ऑपरेशन को मर्ज कर दें, तब उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। जैसे हीरो होंडा, तो वो उसने क्या किया? जॉइंट स्टॉक, मतलब उन्होंने अपने दोनों के स्टॉक मिला लिया। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा नुकसान दोनों होता है। सबसे पहला फीचर है आप लोग का आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब इसको लॉ ने बनाया है। अब एक चीज आप लोग पहले समझ लीजिए, एक कंपनी बनने से पहले होती है कॉर्पोरेशन, बनने के बाद क्या हो जाती है? इनकॉर्पोरेशन। फिर से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गई है, तो आप क्या बोलोगे उसको? कि वो क्या है? इनकॉर्पोरेशन है। और लॉ में रजिस्टर नहीं है तब क्या बोलोगे? उसको कॉर्पोरेशन बोलोगे। तो ये दोनों चीजें हो गई कि अगर कंपनी जैसे मान लीजिए अमेजॉन है, तो उसको आप क्या बोलोगे? इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि वो लॉ में रजिस्टर हो गई, ठीक। जियो इनकॉर्पोरेशन, लॉ में रजिस्टर हो गई। आप कोई कंपनी मान लीजिए आप ही ने कोई कंपनी बना ली, मान लीजिए बउआ लिमिटेड, आपने कोई कंपनी बना ली, तो वो एक तरीके से क्या है? कॉर्पोरेशन है, क्योंकि वो लॉ में रजिस्टर नहीं है, ओके। अगला है आपका परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी में लोगों के मरने जीने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। भाई रिलायंस के मतलब जो फाउंडर है धीरू भाई अंबानी, उनके बाद भी वो कंपनी चल रही है, आज भी वो रन कर रही है। तो यानी कि कंपनी में जो डायरेक्टर है या एमडी है, उनके भाई मरने के बाद भी कंपनी रुकती नहीं, कंपनी चलती रहती है, ओके। इसके बाद अगला है कॉमन सील का मतलब हम लोग सिग्नेचर करते हैं, कंपनी का लगाती है,
ठप्पा मतलब स्टाम्प लगाती है। ओके, अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए यहाँ पर जॉइंट स्टॉक है, जॉइंट स्टॉक का मतलब दोनों कंपनियां मर्ज हुई हैं, दोनों की लायबिलिटी भी आपस में शेयर हो गई है, इससे जो लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई है। अगर कोई अकेला बंदा बिजनेस को संभाल रहा है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर हम जॉइंट स्टॉक में आएंगे तो वहां पर लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। इसके बाद अगला आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जब लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे हो, साथ मिलकर बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रहे हो और एक कॉमन इंटरेस्ट पे चल रहे हो, तब उससे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अमूल क्या करता है भाई, फार्मर से उसने दूध लिया और जाके उसने कस्टमर को दे दिया, तो इस बीच में क्या करा उसने, सर्विस प्रोवाइड करवाई और साथ ही साथ वो एक कॉमन इंटरेस्ट पे चल रही है। अमूल बस इतना चाह रहा है कि फार्मर को उनकी भाई वैल्यू मिल जाए और कस्टमर को उनका एक मतलब उसकी जो चीज की वैल्यू वो मिल जाए उनको, ये एक कॉमन इंटरेस्ट पे पूरी कंपनी चल रही है। तो इसके फीचर देख लेते हैं। सबसे पहला है वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब होता है कंपनी में अगर आप 18 साल मतलब 18 साल के अगर आप हैं या उससे ज्यादा है तो आप कंपनी मेंबर बन सकते हो। आप कंपनी में जब भी चाहे मेंबर बन सकते हो, जब भी चाहे मेंबर नहीं भी बन सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है किसकी, वॉलंटरी मेंबरशिप की। ओके, अगला है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है ओनर से अलग हो जाता है। देखिए अमूल अलग है और उनके जो फाउंडर है वो अलग है। अमूल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, और उनके जो ओनर मतलब जो फाउंडर है वो कौन है, नेचुरल पर्सन। अगला है आपका लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा है, मतलब मेंबर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो लायबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, लिमिटेड होगी, क्योंकि हर किसी को थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, है ना। अगला है आपका सर्विस मोटिव। अभी हमने बताया था कि भाई फार्मर से उसने दूध लिया और जाके उसने कस्टमर को दे दिया, तो बीच में क्या हुआ, सर्विस मोटिव। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका कंट्रोल ऑन डेमोक्रेटिक पैटर्न। डेमोक्रेटिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक पैटर्न का मतलब है कि जहां पर सबकी बात सुनी जाए और उसके हिसाब से काम करा जाए। एक मेरे दिमाग में दूसरा उदाहरण आ रहा है, जैसे एक लिज्जत पापड़ का आपने ऐड देखा होगा, तो वो भी एक मतलब वुमेन कम्युनिटी से पूरा मिलकर बनाया गया है और वहां पर क्या हुआ, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, सब लोग एक कॉमन इंटरेस्ट पे आए और सारे लोग क्या है, मेंबर है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में आएगा। ओके, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, 1% कंपनी क्या होती है। देखिए 1% कंपनी का मतलब होता है कि जहां पर अकेला आदमी बिजनेस को चला रहा हो, वहां पर ना कोई एम्प्लॉय है ना कुछ है, वो अकेला बिजनेस को चला रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 1% कंपनी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% में अंतर केवल इतना है कि 1% कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गई है, सोल प्रोप्राइटर लॉ में रजिस्टर नहीं है। ओके, इसके बाद अगला आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जिसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, ये एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड अपने आगे लगाते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी जितनी भी कंपनियां आ रही है वो सब कहां पर है, प्राइवेट कंपनीज में। एक है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कंपनियां जैसे LIC हो गया या आपकी स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गए, ये सब किस में आएंगी, पब्लिक कंपनी के अंडर में आएंगी। इनमें मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। ओके, ये थी हम लोग की आज की वीडियो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। अब पार्ट 2 और पार्ट 1 को कई बार आप लोग को देख लेना है, जिससे आप लोग को हैबिचुअल वो याद होने लग जाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।